नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। आपको और आपके तमाम दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, अब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी, इसका रास्ता साफ हो गया है। और साथ ही साथ सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के आर्मी ऑपरेशन जो होते हैं उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है सर कि कल देर रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, टाइमिंग पर सवाल उठेंगे कि मॉनसून सत्र के पहले दिन उन्होंने काम किया और उसी दिन रात को उन्होंने इस्तीफा दे दिया? अंजू देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जगदीप धनखड़ एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। बहुत परिपक्व राजनेता वो रहे हैं। आप देखें किस प्रकार वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और किस प्रकार से वहां पर उन्होंने पूरी सिचुएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। और फिर एक उनको सेंटर में उपराष्ट्रपति बना करके लाया गया। किसान पुत्र हैं, बहुत बड़े पद पर आसीन थे, बहुत बड़ा पद है। और अगर वो कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, और उन्होंने अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि हमें उनकी इस बात की को मानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई इतना बड़ा, इतना परिपक्व, इतना बढ़िया इंसान। एक और बात, जिनका जो बैकग्राउंड है वो सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं, सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, गांव के परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर त्याग पत्र दिया है, कोई कारण बताया है, तो उस कारण पर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। थोड़े दिनों पहले अगर आपको याद हो अंजू, वो एम्स में दाखिल हुए थे छाती में दर्द के शिकायत के साथ, तो उनके स्वास्थ्य पे प्रश्न चिन्ह पहले से था। तो अगर वो कहते हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वो जरूर उनकी कोई बहुत वजह रही होगी स्वास्थ्य की। दूसरी बात होती है, देखिए, उन्होंने आज कल पूरे दिन उन्होंने सदन का संचालन किया। 6 बजे तक वो विपक्ष के और पक्ष के दोनों राजनेताओं से, सांसदों से मिलते रहे। कमेटी बनाने की बात होती रही, लेकिन कल रात को लगभग 9:30 के आसपास आते आते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, प्रश्न उठेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे राजनीतिक माहौल में जिनका काम ही प्रश्न उठाना है, वो भी प्रश्न उठाएंगे। तो उन प्रश्नों का उत्तर आने वाले समय में मुझे लगता है आएगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, और उसका नाम जगदीप धनखड़ है। और अगर वो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता है। टाइमिंग पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि ऐसा है कि एक दिन पहले अगर ये हो जाता तो कोई बात भी नहीं करता। ये मैं बता रहा हूं, अगर एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो इसके बारे में शायद बात भी नहीं होती। लेकिन चूंकि एक दिन का सदन संचालन के बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो प्रश्न जरूर उठेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, हमें उनकी बात का सम्मान रखना चाहिए, उन्होंने जो कारण बताया उसी पर चलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं ना, जैसे कि कुछ लोग हैं उनका काम ही सवाल उठाना है, तो अब आप देखिए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सवाल उठाया है कि बताए सरकार की पहलगाम आतंकवादी हमले में जो 4 आतंकवादी शामिल थे वो कहां हैं, उनको आज तक मार क्यों नहीं गिराया सेना ने। ये सवाल वो पूछ रहे हैं सर, जबकि उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसी कांग्रेस ने सर 2010 के आसपास वो 25 आतंकवादियों को छोड़ा था ना पाकिस्तानी। पहलगाम हमले के आतंकवादी कहां गए, ये प्रश्न, इसका जवाब सिर्फ सेना के पास है। और ये अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो आप सेना की वीरता पे, सेना की कार्य कुशलता पे ये प्रश्न लगा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थिति में जिस प्रकार की सेना आपकी है, उसके ऊपर किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ी 2-4 बातें बताता हूं। 26/11 में क्या हुआ, उसके पहले क्या होता रहा। आप देखें, यासीन मलिक कहां पर जाकर के उनका सम्मान हुआ करता था। जितने भी आतंकवादियों को छोड़ना, उनका बचाव करना, उनके फेवर में अदालत में जाकर के उनको छुड़वाने की अपीलें करना, ये तमाम काम विपक्ष का
और खास करके जो आज की तारीख में जो मेन विपक्ष है उसका और उसके लीडरों का रहा है। अगर मैं इसके आपको गिनाना शुरू कर दूं कि 2010 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, उसके बारे में हमें हमें आप पता नहीं पड़ेगा कि कितने देर तक हम इसके ऊपर बात करते चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को या जो इस आज का विपक्ष है उसको किसी भी प्रकार से ऐसा प्रश्न पूछने का हक है, क्योंकि अगर वो जो शब्द आपने उपयोग किया वही मैं कह रहा हूं, अगर वो अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तो उनको तमाम अपने प्रश्नों का जवाब वहां पर मिल जाएगा। 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ, उसके जो आतंकवादी थे उसकी प्लानिंग जिन लोगों ने करी वो ईसा हेडली और तहव्वुर राणा को अभी हम वहां से अमेरिका से लेकर के आ गए हैं। उन्होंने कई बातें उसके 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 हिसाब से निकली हैं और उसमें कहा है कि हेडली 10 बार भारत में आया और भारत में आकर के उन्होंने रैकी करी 5-6 शहरों में, आगरा, मेरठ, पता नहीं कहां वो गया। उस समय कौन था सरकार में, वो कैसे इतना फ्रीली आपके देश में आकर के घूम रहा था। ये तहव्वुर राणा हिमसेल्फ जो बॉम्बे में एक इमिग्रेशन का ऑफिस चलाता था। तो ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इन बातों का जवाब उनको खुद देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका असल जवाब उसमें मिलेगा कि जब 2010 में उस समय की सरकार को कौन स्टीयर करता था, ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील कहां था ये भी सब हमें सबको पता है। उस सरकार ने एक पता नहीं किस प्रकार का गुडविल जेस्चर करके पाकिस्तान को खुश करने के लिए या किसको खुश करने के लिए, यहां पर उनके वोट बैंक को खुश करने के लिए 25 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। उन आतंकवादियों में एक शाहिद लतीफ नाम का आतंकवादी भी था। ये वही दुर्दांत आतंकवादी है जिसको कि IC-814 के अपहरण के समय पाकिस्तान ने मांगा था कि ये शाहिद लतीफ छोड़ा जाए। उस समय 3 आतंकवादी छोड़े जरूर थे, लेकिन शाहिद लतीफ को नहीं छोड़ा था वाजपेयी सरकार ने। उस दुर्दांत आतंकवादी को हमने 2010 में बिना वजह उसके एवज में कुछ भी पाकिस्तान से लिए बगैर हमने वो 25 लोग रिहा कर दिए। और यही शाहिद लतीफ था जिसने 2016 में आकर के पठानकोट के एयरबेस पे जो हमला हुआ है उसका मास्टरमाइंड था। अब ये भी मैं प्रश्न उठा सकता हूं अंजू कि ये जो 4 लोग हैं, क्या ये वही उन 25 में से 4 हैं, जो कि पूरी संभावना है। तो ये बात आपको करना बड़ा आसान है कि ये 4 लोग कहां गायब हो गए। जिसको मिलिट्री ऑपरेशंस की जरा भी नॉलेज नहीं है, जिसको जरा भी पता नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशंस किस प्रकार किए जाते हैं, कैसे हमले होते हैं, कैसे कौन कहां जाकर के मेल्ट हो जाता है, सिर्फ वही इस प्रश्न का जवाब मांग सकता है। और इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। और ये प्रश्न अगर आप पूछ रहे हैं तो आप सीधे सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि किसी को इस प्रकार की बात करने का हक नहीं है। लेकिन जिन आतंकवादियों को बेवजह समय समय पर रिहा किया गया, उनको छोड़ा गया, जिस प्रकार से आतंकवादियों को सरकार के पास प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता था, यासीन मलिक की तस्वीरें पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबको दिखाई देती हैं, तो उनको वो किसी तरह से इस प्रकार का प्रश्न करें, ये कहीं ना कहीं मुझे पचता नहीं है। ये प्रश्न बिल्कुल, पहली बात तो गलत है, और जिस कॉर्नर से आ रहा है वो कॉर्नर गलत है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे जो जवान हैं, चाहे सेना में हो या जम्मू कश्मीर की पुलिस के लोग हों, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इन आतंकवादियों को पकड़ते हैं। और गुडविल जेस्चर के तौर पर उस वक्त की यूपी सरकार ने तोहफे में दे दिए 25 आतंकवादी। लेकिन सर, अब जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, 16 और 9 घंटे दिए गए हैं इस चर्चा के लिए, आपको लगता है कि चर्चा जरूरी है? इस तरह से जो मिलिट्री ऑपरेशन हमारे होते हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं अंजू, मैं पहले आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं एक शब्द में, बिल्कुल नहीं। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को पॉलिटिकल सर्कल्स में, संसद में या अपर हाउस में या लोअर हाउस में इसको डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशंस
पूरी तरह से सीक्रेट होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस को एक तय समय तक पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है, किसी को कुछ भी नहीं बताया जाता है। इसका डिक्लासिफाई होने का एक शेड्यूल है। और अगर ऐसे समय में जब आपका ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ये अंजू हमारे को पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा, निवर्तमान उपराष्ट्रपति भी कह के गए थे, और सब ने कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उसके बीच में उस ऑपरेशन के बारे में ओपन डोमेन में संसद में डिस्कशन करना, ये ना तो किसी रणनीतिक तौर से सही है, ना ये किसी भी प्रकार से ये बात सही है। मेरे को नहीं लगता कि इस ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस करने की जरूरत है। मुझे मालूम नहीं है कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर में वो क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इनका सवाल वही रहेगा कि कितने जहाज हमारे गिरे, कितने हमारे मरे, कितने उनके मरे, तो मुझे लगता है ये एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्ट होने वाला है। ये देश के लिए मुझे नहीं लगता कि देश के लिए ये सही है। मेरा अपना व्यू है, गलत हो सकता हूं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जब तक कि वो कंक्लूड ना हो जाए और कंक्लूजन के बाद एक तयशुदा म्याद खत्म नहीं हो जाए, उसको डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता और उसको पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो जो भी बताना था वो सेना बता चुकी है और बिल्कुल साफ शब्दों में बता चुकी है। साफ शब्दों का मतलब है कि डीजीएओ ने कह दिया था, ऑल आवर पायलट्स आर बैक। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, तो फिर आपकी इच्छा है, आप पूछते रहें जो पूछना है। अगर किसी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत के 5 जहाज गिर गए थे, आप मुझे यह बताने का प्रयास करें कि डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या क्या किस चीज से उसको खबर मिली है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के क्या लोग यहां पर हमारी सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ रहे थे या पाकिस्तान की सेना के साथ उनके ट्रूप्स लगे हुए थे? ये कोई नहीं बता सकता सिवाय उन लोगों के जो लड़ाई के मैदान में थे, और जो लड़ाई के मैदान में थे उन्होंने आपको साफ शब्दों में सोफिया कुरैशी के माध्यम से, डीजीएओ के माध्यम से और तमाम माध्यमों से साफ बता दिया, हमारा टास्क पूरा हो गया, हमने अपने एम्स अचीव कर लिए। 101% बोला है डीजीएओ ने, 101% एम हमने अचीव कर लिए। हमारे सारे पायलट वापस आ गए, 11 एयरफील्ड हमने तबाह कर दिए, जो कि पाकिस्तान ने खुद इसको माना कि 11 नहीं 13 हैं। उन्होंने कहा उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने खत्म कर दिया। इस बुरी तरह से हमने पाकिस्तान को हराया है, और बावजूद उसके अंजू अगर आप इस पे प्रश्न उठाना चाहते हैं और इसको जब ये ऑपरेशन चल रहा है संसद में डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा गलत कोई बात हो सकती है। और मुझे इस बात की मैं आई प्रे कि कोई भी ऐसी चीज वो पे इंसिस्ट ना करें जो कि मिलिटरीली रणनीतिक तौर पर भारत के खिलाफ जा सकती है, या कोई भी ऐसी चीज हमने तो देखा है जो ये प्रश्न कर रहे हैं वो बाहर देश में जाकर के भारत की हर चीज पे प्रश्न उठाते हैं। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, जातिवाद आ गया, मार कुटाई हो रही है। तो वो लोग किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब सदन में सवाल जवाब होंगे सर, डिबेट होगा। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है उस पर डिबेट होगा, दोनों तरफ से बोला जाएगा, उस पर इनको भरोसा हो जाएगा सर। जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एनएसए कह चुके हैं, सीडीएस कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, हमारे डीजीएमओ स्तर के अधिकारी बता चुके हैं सर, उस पर इनको भरोसा नहीं। लेकिन इनको झूठ बोलने वाले ट्रंप पर भरोसा है, जो 30,000 से ज्यादा बार अपने पिछले टेन्योर में झूठ बोल चुका है, उस पर भरोसा है। उसको उसकी आड़ में सर सवाल पूछे जाते हैं कि कितने जहाज गिरे। ये सर ये किस तरह का एजेंडा है? क्या ये जो कुछ करेंगे सदन के अंदर, इसको लेकर हेडलाइंस नहीं बनेंगी पाकिस्तान में? चाइना ये तमाशा नहीं देखेगा क्या? बिल्कुल अंजू, बिल्कुल। ये न केवल अब बनेंगी हेडलाइंस, मैं आपको एक दो चीजें और, पिछले इवन ड्यूरिंग सिंदूर जब चल रहा था उस समय भी इनके बयान जो है वहां पर हेडलाइन बन रहे थे। वहां पाकिस्तान की न्यूज में पाकिस्तान के राजनेताओं के, पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स के बयान कम आ रहे थे।
हमारे लोगों के बयान ज्यादा आ रहे थे। ये जो हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, ये जो 33,000 बार ट्रंप ने पिछले अपने टेन्योर में झूठ बोला था, गलत बयानी करने की आदत है। उन्होंने जिस दिन आए राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार, उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा दूंगा। आप देख लें कितना टाइम हो गया है। उन्होंने कहा था मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, आप देख लें ग्रीनलैंड कहां है। उन्होंने कहा था मैं पनामा ले लूंगा, उन्होंने कहा था मैं मैक्सिको का ये कर दूंगा। उन्होंने कहा गवर्नर ट्रूडो, उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन चुका है। अब आप देखिए, ऐसा व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो कि भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। ये जो स्टेटमेंट है, ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका भी चाहता है, अमेरिका की डीप स्टेट चाहती है कि भारत में शांति ना हो, भारत प्रगति ना करे। और यही वजह है कि अमेरिका हर वो काम कर रहा है, जो हर वो चीज बताने की कोशिश कर रहा है जिससे कि भारत को डिग्रेड किया जा सके। सर, आपको ये लग रहा है कि ये जो कोई सवाल करेंगे डिबेट के दौरान, राफेल को लेकर करेंगे, कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को ये विपक्ष आगे बढ़ाएगा? क्योंकि जो जो सवाल जवाब उसमें होंगे, उसकी पूरी जानकारी तो उन तक भी पहुंचेगी सर। और क्या वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि देखिए, अपने देश के सफल ऑपरेशन पर भी सवाल उठा रहा है ये विपक्ष? बिल्कुल अंजू, मैं यही कह रहा हूं। मैंने एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान की सिर्फ एक बात मुझे अच्छी लगती है। आज आप पाकिस्तान को जाकर के देखिए, जिस बुरी तरह से पाकिस्तान हारा है, मार खाई है उसने ऑपरेशन सिंदूर में, और जिस तरह से उनके तमाम लीडरों ने, शहबाज शरीफ से लेकर के और मुनीर तक, हर एक ने इस बात को किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक्सेप्ट किया है। बावजूद उसके पूरा देश इकट्ठा होके एक सुर में कह रहा है कि उनकी आर्मी जीती, उनका असीम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। ये बात हमको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट में यही सही है कि भले ही हारो लेकिन उसको जीत सिद्ध करो, ताकि अपने डोमेस्टिक सिचुएशन में कोई गड़बड़ी ना हो। हमारे यहां बिल्कुल उल्टा है। एक आपने इतनी बेहतरीन जीत हासिल करी, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपना पूरा मकसद हासिल कर लिया है, आपकी सेना ने कहा हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है, आपकी नौसेना ने कहा, आपकी वायुसेना ने कहा, सब ने कहा हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। जो हमारे पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे वो 100% हमने हासिल कर लिए हैं। और बावजूद उसके आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। मुझे नहीं लगता, ये बाकायदा चीन और पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वही लोग हैं, जब 2019 में 370 हटाई जाती है तो जो डोजियर यूनाइटेड नेशंस में हमारे शत्रु देश के द्वारा, मैं रिपीट करूंगा, हमारे शत्रु देश के द्वारा जो डोजियर दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस डोजियर में इन लोगों के नाम प्रोमिनेंटली सबसे ऊपर होते हैं। इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है कि आपका शत्रु देश आपका नाम लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये वही लोग हैं। और ये मैं बहुत सोच समझ करके, बहुत कंसिडर्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इसमें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। भारत का जो इंडिजिनस, जो हमने सुप्रीमसी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई है, जो हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट ने, या जो हमारे रफेल ने, या जो हमारी मिसाइल, चाहे स्कैल्प हो या कोई और हो, उन्होंने जिस प्रकार का काम करके दिया है, और जिस तरह से चीन का इक्विपमेंट पूरी तरह फेल सिद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है कि भारत से ही आवाज उठेगी, नहीं हमारा नुकसान हुआ है, हमारे रफेल गए हैं, ताकि वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकें। ये पूरी की पूरी तरह राष्ट्र हित के बरखिलाफ कार्रवाई है, उसके बरखिलाफ स्टेटमेंट है। और आज पाकिस्तान से हमने अगर जरा भी सीख ली होती, तो चाहे हमारे खुद के पैरों के पास अगर आके रफेल गिरे, तब भी हम नहीं मानते। ये वही पाकिस्तान है जो 17 दिसंबर 1971 को भी कह रहा था कि हम लोग लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, जबकि 16 दिसंबर को 93,000 लोगों ने पत्नियों खोल करके और सरेंडर कर चुके थे। और हम हैं कि हम जीत चुके हैं,
पूरी दुनिया मान रही है हम जीत गए हैं, और हमारे अपने लोग उसमें से कहे चले जा रहे हैं कि भाई आप हमें प्रमाण दीजिए, आप हमें ये बताइए कि हम कितने मर गए, आप हमें ये बताइए कि हमें कितना नुकसान हो गया। मुझे नहीं लगता अंजू कि इससे ज्यादा गलत कोई बात हो सकती है, और ये बहुत ही राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट अगर मैं कहूं तो ये मुझे कोई इसमें संशय नहीं है। सर ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगते थे, एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगते थे। ये इनको तो हमेशा सबूत मांगने हैं सर, और ये बिल्कुल देश में रहकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये पाकिस्तान से आते हो या चाइना से आते हो। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि सरकार ने समय दिया है डिबेट का, उसके दौरान होता क्या है, क्या क्या सवाल उठाए जाते हैं, क्या क्या जानकारियां पब्लिक डोमेन में रखी जाती हैं। लेकिन आपने ये बात समझा दी कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जब कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा होता है, तो उससे जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। जितनी जानकारी लोगों को दी जा सकती थी उतनी जानकारी हमारे अधिकारी दे चुके हैं, हमारी सरकार भी दे चुकी है, लेकिन उससे ज्यादा जानना है हमारे विपक्ष को। तो साफ है सर वो किसी ना किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद अंजू, आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।